वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो हर चैप्टर की तरह पहले इस चैप्टर को कहानी की तरह हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्योंकि आधा चैप्टर पार्ट 1 में समझा जाएगा कहानी की तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और आधा चैप्टर दूसरे पार्ट में। उसके बाद इसके तीसरे पार्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से बनने वाले सारे वन लाइनर क्वेश्चंस को, और इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो चाहे DSSP, KVS, NVS, SSC, UPSC जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो, उन सब को शामिल करके हमने वन लाइनर फॉर्म में पार्ट 3 तैयार किया है। तो इसी फॉर्मेट में हम हर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में। इसीलिए ये वीडियो सीरीज टीचिंग लाइन में KVS, NVS, DSSB, EMRS जैसे टीचिंग एग्ज़ाम की GK और SST को कवर करती है। इसके अलावा SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC जैसे GK के पोर्शन को भी कवर करती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। इससे आपकी कंप्लीट तैयारी घर बैठे यहीं करवाई जाएगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो जैसे कि चैप्टर का नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति, मतलब प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आज का पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ। तो शुरुआत करेंगे कि अर्थ क्या है प्राकृतिक वनस्पति, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः सभी प्रकार के पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के स्वयं ही प्राकृतिक तौर पर उगाते हैं उन्हें प्राकृतिक या अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो सिंपल भाषा में ये समझना है आपको कि सभी प्रकार के पेड़ पौधों को ही वनस्पति कहते हैं। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसको मानव खुद लगाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर स्वयं उगाते हैं। तो जो स्वयं उगाते हैं उन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति। दूसरा पॉइंट, मूल रूप से भारतीय वनस्पति को देशज व विदेशी वनस्पति को विदेशज कहते हैं। ये तो सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, देशज मतलब देसी, विदेशज मतलब जो विदेशी। तो सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, देशज वनस्पति किसे कहते हैं, विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं। तो इसीलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आ सकता है। तीसरा पॉइंट है, वन व वनस्पति में अंतर। नॉर्मली हम सुनते हैं वन और वनस्पति, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो पेड़ों की प्रजाति को वनस्पति कहते हैं, मतलब कोई भी एक प्रकार के पेड़ हैं तो उनकी पूरी प्रजाति को हम कहते हैं वनस्पति। वन क्या होता है वो देखो। और एक क्षेत्र विशेष जिसमें कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इस क्षेत्र को वन कहते हैं। मतलब एक क्षेत्र जिसमें कई तरह की वनस्पति हो, उस क्षेत्र को कहते हैं वन, और उस वन में जो एक ही प्रजाति के पेड़ हो उसे कहते हैं वनस्पति। ठीक है, तो ये हुआ वन और वनस्पति का अंतर। दूसरा टॉपिक है आज का, भारत में प्राकृतिक वनस्पति संपदा व उसके लाभ। मतलब प्राकृतिक संपदा की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हर एक पॉइंट में अपने आप एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट को स्मार्ट स्टडी से ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका। तो पहला पॉइंट है, वनस्पति एक नवीकरणीय संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन और वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वनस्पति किस तरह का संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और भी कई ऑप्शन होंगे, तो पहचानना ये नवीकरणीय है। दूसरा पॉइंट है, भारत 90,000 प्रजातियों के साथ विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि भारत जैव विविधता वाले कितने देशों में आता है, 12 प्रमुख देशों में भारत भी आता है जिनमें जैव विविधता परिपूर्ण है। ये 90,000 प्रजातियाँ, ये नहीं ध्यान रखना है क्योंकि प्रजातियाँ तो घटती बढ़ती रहती हैं। ये ध्यान रखना है भारत को कितने प्रमुख देशों में आता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत 47,000 वनस्पति प्रजातियों के साथ इस क्षेत्र में विश्व में 10वें व एशिया में चौथे स्थान पर है। मतलब भारत में जो वनस्पति प्रजातियां हैं ये लगभग 47,000 हैं, और इस हिसाब से हम पूरे विश्व में 10वें नंबर पर और एशिया में चौथे स्थान पर हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रजातियों का नहीं बनता। दो क्वेश्चन बनते हैं कि वनस्पति क्षेत्र में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 10वें में, एशिया में कौन से स्थान पर है, तो चौथे में। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको।
आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ है, भारत में 15,000 फूल प्रजातियां, जो विश्व का 6% है। इसके अलावा इस देश में बिना फूलों वाले पौधे जैसे फर्न, शैवाल व कवक भी पाए जाते हैं। शैवाल को एलेंगी और कवक को फंजाई कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि बिना फूलों वाले पौधे कौन से हैं, तो उसके एग्जाम्पल में आता है फर्न, शैवाल और कवक। बाकी ये 15,000 प्रजातियाँ या 6%, ये संख्याएँ घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इनका क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, भारत में कृषि, उद्योग व शहरीकरण के विकास के कारण वन्य क्षेत्र कम होता जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में वन्य क्षेत्र के कम होने के क्या कारण है। तो एनसीईआरटी में ये 3 ही कारण दिए गए हैं, कृषि का विकास, उद्योगों का विकास और शहरीकरण का विकास। अब ये चीज़ें ऐसे पूछ ली जाती है कि निम्न में से कौन सा भारत में वन्य क्षेत्र के कम होने का कारण नहीं है। तो 3 ये देखिए, एक चौथा फालतू एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो फालतू आपको पहचानना है। या कई बार इनको ही मिला दिया जाता है कि ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी कृषि और उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी में कृषि के साथ कोई तीसरी चीज़ डाल दी गई। तो ये क्या कर दिया कि पहले एक एक चीज़ को पूछा, फिर दो दो तीन तीन चीज़ें मिला करके पूछा। अब जो मिलाई गई चीज़ें हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से सच में कारण है और कौन सा मिलाया हुआ कारण नहीं है। तो आपको जो सच में मिलाए हुए कारण है उनको टिक करना है। मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन को भी कंफ्यूजिंग बनाया जाता है। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट आंसर ध्यान रखना है, ताकि कितना भी घुमाया जाए आप तुरंत आंसर को पहचान लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट छठे पॉइंट की तरफ, वनों के लाभ। तो वनों के जो लाभ हैं वो 6.1, 2, 3 करके समझाए गए हैं। तो पहला लाभ है, वन स्थानीय पवन, तापमान, जलवायु, मृदा अपरदन व नदियों को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह के पॉइंट आते हैं जो अभी मैंने समझाया कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा, वनों के लाभ क्या हैं। तो सिंपल भाषा में अगर आ गया कि ये पवन को प्रभावित करता है या कंट्रोल करता है, तापमान को नियंत्रण करता है, जलवायु को या मृदा अपरदन को, तो ये सीधा पहचान जाओगे। वहाँ पर 2-2, 3-3 ऑप्शन ये मिलाए जाएंगे और एक ऑप्शन में 2-3 चीज़ें यहाँ से सही आंसर की दे के एक गलत डाल देंगे। तो आपको ये एग्जैक्ट सही आंसर याद है तो आप गलत वाले पॉइंट को पहचान लोगे कि हाँ, इस लाइन में एक एक्स्ट्रा गलत पॉइंट डाला गया है। तो इसलिए आपको सारे कारण ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं वन, तापमान को नियंत्रित करते हैं, जलवायु को, पवन को, मृदा अपरदन को और नदियों को भी नियंत्रित करते हैं। ये था पहला लाभ। दूसरा लाभ ये रहा, वन मनुष्य को ऑक्सीजन, आश्रय व स्वच्छ वातावरण से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप जल्दी पहचान लेंगे सभी। नेक्स्ट है, वन उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा देकर कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। तो ये भी सिंपल बात है, ये दोनों चीज़ें तो कॉमनली वनों से फ़ायदा मिलता ही मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो किसी क्षेत्र में कम है। तो इसका कारण क्या है, क्या क्या चीज़ें इसको प्रभावित करती है। तो मेन हेडिंग में 2 कारण पहले हैं, धरातल संबंधी कारण और दूसरा है जलवायु संबंधी कारण। धरातल के अंदर भूभाग और मृदा पढ़ेंगे और जलवायु में हम तापमान, वर्षा और सूर्य प्रकाश पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भूभाग से कि भूभाग भी वनस्पति को प्रभावित करता है, कैसे। तो देखिए, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है तथा ऊबड़ खाबड़ भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है। तो ये भी सिंपल सी बात है कि उपजाऊ भूमि हो तो उसमें कृषि की जाएगी और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र हो तो वहाँ जंगल ही जंगल होते हैं या घास के मैदान होते हैं। तो है तो ये सिंपल लॉजिक, लेकिन यही चीज़ें तो क्वेश्चन में पूछी जाती है कि निम्न में से किस तरह के क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं, मतलब उपयुक्त नहीं होते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा उपजाऊ भूमि, मैदान या फिर डेल्टाई क्षेत्र। तो ये तीनों तो उपयुक्त होते हैं। अनुपयुक्त पूछा गया है तो उसमें ये ऊबड़ खाबड़ या जंगल या ऐसा क्षेत्र दिया जाएगा, बंजर भूमि वगैरह, तो वो आपको पहचानना है। तो इसलिए ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं सिंपल, लेकिन वहाँ क्वेश्चन को घुमा फिरा के प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट कारक है मृदा, मतलब मिट्टी। तो अलग अलग प्रकार की मृदा में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ व नदियों की डेल्टाई मृदा में पर्णपाती वन।
और पर्वतीय मृदा पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ये नॉर्मली आपने देखा होगा कि मरुस्थल क्षेत्र में हम देखते हैं कंटीले वन और झाड़ियाँ मिलती हैं हमें। डेल्टाई उपजाऊ क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर्णपाती वन मिलते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र हो तो वहाँ शंकुधारी वन मिलते हैं। तो ये क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की मृदा अलग अलग होती है, इसलिए वनस्पति भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है जलवायु संबंधी कारक। तो इसमें पहला है तापमान। तो तापमान के आधार पर वनस्पतियों को निम्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। जैसे कि पहला है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इसमें 24 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब गर्म क्षेत्र है, और इसमें कोई पाला नहीं पड़ता। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इसमें 17 से 24 डिग्री तक तापमान रहता है, जो ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हल्का सा ठंड की ओर जाता है, तो इनमें कभी कभी पाला पड़ता है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। यहाँ 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। इनमें कभी पाला तो कभी बर्फ़ पड़ने लगती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो जाती है, 7 डिग्री तक पहुँच गए। उसके बाद लास्ट है अल्पाइन वनस्पति। यहाँ 7 डिग्री से भी कम तापमान होता है, मतलब बहुत ठंडा क्षेत्र, इसलिए इनमें सदैव बर्फ़ पड़ती रहती है। तो इनको ऐसे ध्यान रखना है कि अल्पाइन मतलब बिल्कुल ठंडे, 7 से कम वाले, और शीतोष्ण थोड़ा सा गर्म लेकिन ठंडे में ही आते हैं, इसलिए कभी पाला कभी बर्फ़ पड़ती है। उपोष्ण गर्मी की तरफ और बढ़ गए, तो इसलिए इनमें कभी कभी पाला पड़ता है। और उष्ण मतलब बिल्कुल गर्म क्षेत्र, इसमें कोई पाला नहीं पड़ता। तो ये हो गए तापमान के आधार पर वनस्पतियाँ। नेक्स्ट है वर्षा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक सघन वन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। तो सिंपल लॉजिक है ये। ऐसा ही अगला है सूर्य प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। जैसे प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में बढ़ते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश जहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ पेड़ ज़्यादा बढ़ते हैं। तो गर्मियों में ज़्यादा मिलता है इसलिए गर्मियों में ज़्यादा बढ़ते हैं। और पहले सेंटेंस में दिया गया है कि सूर्य प्रकाश किस चीज़ पर निर्भर करता है? अक्षांश पर। मतलब पृथ्वी का जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ आपको सूर्य प्रकाश बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जैसे ही अक्षांश उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो ध्रुवों में सूर्य का प्रकाश कम होता है। तो ये एक तो अक्षांश पर निर्भर करता है। दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो ऊंचाई में भी सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिलता है। तीसरा होता है ऋतु, कि गर्मियों की ऋतुओं में सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिलता है, सर्दियों की ऋतुओं में सूर्य प्रकाश कम मिलता है। तो इसका अंदर सूर्य प्रकाश अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। और जहाँ ये ज़्यादा मिलेगा वहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी, जहाँ कम होगा वहाँ वनस्पति भी कम होगी। नेक्स्ट और फोर्थ टॉपिक है आज का कि भारतीय वनस्पति के प्रकार। मतलब भारत में कौन कौन से प्रकार की वनस्पति है। तो पहले नाम देख लेते हैं, फिर मैप देखेंगे। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। इसके बाद फोर्थ है पर्वतीय वन, और फिफ्थ है मैंग्रोव वन। तो भारत में ये 5 प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। अब इन पांचों को मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन एक तो ये पश्चिमी घाट है पूरा दक्षिण तक, और ये पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में हम देखते हैं सदाबहार वनों को। दूसरे नंबर पर आते हैं पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन का एरिया आप देख रहे हो, लगभग पूरा मध्य भारत और पूर्वी भारत का बीच का पूरा हिस्सा, इसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा यही वन पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारे पास कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो ये भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र है, थार मरुस्थल और उसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर अब पाए जाते हैं कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। उसके बाद फोर्थ है पर्वतीय वन। तो ये भारत के उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आप देख रहे हो, उत्तर कश्मीर की साइड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस पूरे क्षेत्र में हमें मिलते हैं पर्वतीय वन। लास्ट है हमारे पास मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन ये डेल्टाई क्षेत्र में आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ फिर ये डेल्टाई क्षेत्र, फिर ये डेल्टाई क्षेत्र, सिर्फ ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन।
तो ये तो हुई भारत के मैप में सारे वनस्पतियों की स्थिति। अब एक एक वनस्पति को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पांचवा टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वनस्पतियां पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु तट व उत्तरी असम में पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र में इन्हें सोलास कहते हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं वो अभी हमने मैप में देखा ऊपर। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी क्षेत्र जो है भारत का, ये पश्चिमी घाट कहलाता है पूरा। इसका ये उत्तरी क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट के इस उत्तरी क्षेत्र में इनको सोलास वन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं अब इसका। इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए ये वर्ष भर आर्द्र, गर्म व हरे भरे अर्थात सदाबहार रहते हैं और उनकी ऊंचाई भी 60 मीटर तक हो जाती है। मतलब इनको बरसात बहुत ज़्यादा मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसी कारण ये हरे भरे रहते हैं और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा चली जाती है, लगभग 60 मीटर। तो ये विशेषताएं हैं सदाबहार वनों की। इनके उदाहरण हैं एनी, एबोनी, महोगनी, रबड़, रोजवुड और सिंकोना। ये वन मसाले के बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन तो इन एग्जाम्पलों से ही पूछे जाएंगे। एनी किस प्रकार के वनों में पाई जाने वाली प्रजाति है? सदाबहार वनों में। रबड़ किस तरह के वनों में पाया जाता है? सदाबहार वनों में। तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के किस प्रकार के वन मसालों के बागों के लिए ज़्यादा अनुकूल होते हैं? तो वो भी सदाबहार वन होते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट की तरफ। इन वनों के असम और पश्चिम बंगाल के दलदलीय क्षेत्र में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो ये भी एक एनसीईआरटी में दिया गया फैक्ट है कि दलदलीय क्षेत्र जो होते हैं सदाबहार वनों के, वहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट और छठे टॉपिक की तरफ, जो कि है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो अभी हमने मैप में देखा था, ये भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में, मतलब बाकी सभी वनों में से सबसे ज़्यादा भारत में यही पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वही बात पहले पॉइंट में है। ये वनस्पतियां भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं और मानसूनी वर्षा पर निर्भर होने के कारण इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 महीने पत्तियां गिराने के कारण इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो एक तो ये कि भारत में जो 5 प्रकार की वनस्पतियां उनमें सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिलती है? पर्णपाती वन। दूसरा, ये मानसून के टाइम पर बढ़ते हैं, इसलिए इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये कितने समय अपनी पत्तियां गिराते हैं? 6 से 8 महीने, सॉरी महीने हो गया, 6 से 8 सप्ताह करना है इसको। 6 से 8 सप्ताह ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पत्ते गिराते हैं, इसीलिए इनका नाम पर्णपाती वन भी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इन वनों में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वर्षा एक सीरियल को फॉलो कर रही है। पहले हमने देखा सदाबहार वन, उनमें 200 से ज़्यादा। अब हम देख रहे हैं पर्णपाती वन, तो इनमें 200 से कम 70 तक आएंगे। इसके बाद देखेंगे हम कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, वहाँ 70 से भी कम सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी। तो ये कैटेगरी में है, पहले में 200 से अधिक, फिर 200 से 70, फिर 70 से कम। तो ये इस तरह की ट्रिक आपको एग्जाम में काम आती है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वन की वर्षा भूल भी गए तो ये ट्रिक से पता चल जाएगा कि भाई सदाबहार में 200 से ज़्यादा थी, फिर पढ़ा था पर्णपाती 200 से 70 में आ गए थे, फिर पढ़ा था कंटीले वन झाड़ियाँ, वो 70 से भी कम वर्षा आती थी। और इसी वर्षा के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। मतलब टोटल वर्षा इसकी कितनी है? 70 से 200। फिर इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा हम देखेंगे 100 से 200 और एक देखेंगे 70 से 100। मतलब 2 कैटेगरी, 70 से 100, 100 से 200। तो जहाँ 100 से 200 है तो ये ज़्यादा वर्षा है, इसलिए इसका नाम है आर्द्र पर्णपाती वन। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यह पूरे मध्य भारत व दक्षिण पठार में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं साल, शीशम, सागौन, सहतूत, बांस, अर्जुन व रवेर। तो ये सारे इनके पेड़ों के उदाहरण है। और आर्द्र पर्णपाती वन वो होते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात होती है। अब देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये मुख्यतः यूपी, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं साल, सागौन, पीपल व नीम।
तो ये 70 से 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं शुष्क पर्णपाती। उदाहरण है साल, सागौन, पीपल और नीम। इसके अलावा इसका एक और पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है, सागौन उनकी सबसे प्रमुख जाति है। मतलब सदाबहार वन के जितने भी उदाहरण पढ़े उनमें सबसे प्रमुख क्या है, सागौन। तथा साल, शीशम, शहतूत, अर्जुन, कुसुम व चंदन व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। मतलब बाकी सब जो है ये व्यापारिक महत्व की हैं, व्यापार के लिए प्रयोग की जाती हैं। सबसे प्रमुख है सागौन। तो यहाँ आज के 6 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 6 टॉपिक इसके सेकंड पार्ट में करवाए जाएंगे। उस सेकंड पार्ट का और प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो सीरीज़ और हमारी अन्य वीडियो सीरीज़ सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।